हेलो बालकों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 उत्तीर्ण करके जो बालक 11th में प्रवेश ले रहे हैं वो ध्यान दें कि आपने कक्षा 10 तक जो विषय पढ़े वो सबके लिए समान थे और समान विषयों की ही आपने क्या किए, परीक्षा दिए। तो कक्षा 1 से लेकर के 10 तक जो है विद्यार्थियों के जो विषय होते हैं समान होते हैं, लेकिन कक्षा 11 में जाते ही आपको अपने अपने जो है आपके व्यवसाय के अनुसार सब्जेक्ट्स का चुनाव करना होता है, यानी व्यवसायिक विषय आपको चुनने होते हैं। तो कक्षा 11 में अब आपको जो है ये देखना है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं। अगर आप वैज्ञानिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप जो है आपके जीव विज्ञान लीजिए। अगर आप गणित के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आप गणित लेंगे या लेते हैं। और अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं तो राजनीतिक जो आर्ट्स है, आपका आर्ट्स सब्जेक्ट है, आर्ट्स लेते हैं। इसके अलावा आर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रशासनिक सेवाओं में जाए, इसके अलावा आप एक आर्टिस्ट कलाकार बनने के लिए भी लेते हैं, चाहे चित्रकार हो, चाहे जो आपके संगीतकार हो, तो इसके लिए भी जो आपके, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है आपके प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए आर्ट्स लेते हैं। और आर्ट्स में देखो आपके अलग अलग जिस प्रकार है, साइंस में अलग अलग विषय हैं, वैसे ही आर्ट्स में भी अलग अलग विषय हैं। तो अपने यहाँ पर आर्ट्स में बात करें तो पॉलिटिकल साइंस है, जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान लेंगे, उन राजनीति विज्ञान लेने वाले छात्रों के लिए मैं बता दूं आपके कि जो सिलेबस आपका उसमें 2 बुक है राजनीति विज्ञान की। एक बुक है आपके राजनीतिक विचारधाराएं और दूसरी है आपके भारत का संविधान। एक राजनीतिक विचारधाराएं, दूसरी है आपके भारत का संविधान। तो राजनीतिक विचारधाराओं वाली जो बुक है उसमें आपकी स्वतंत्रता, समानता और जो अधिकार, न्याय, इनसे संबंधित जो विचार है वो विचार है आपके इसमें। और संविधान की जो भारत का संविधान है उसमें भारत के संविधान का निर्माण है, भारत के संविधान की विशेषताएं हैं, भारत के संविधान में अधिकार है, भारत के संविधान में कौन कौन से चीज़ें कहाँ के संविधानों से ली गई है, ये बातें दी गई है। तो हमें ये जो बुक है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है आपके। हालांकि मैंने 9th में और 10th में भी आपको शासन व्यवस्था के बारे में, भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में बताया है। और भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में मैं आपको पुनः थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। ये मैंने पहले इसलिए लिख लिया ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा नहीं बने। तो देखो, आपकी भारतीय शासन व्यवस्था की बात करें अपने, तो भारतीय शासन व्यवस्था या किसी भी देश की शासन व्यवस्था राजनीति का विषय होता है। और राजनीति का विषय होने के कारण हमें उसमें शासन की ही जो है आपकी ज़्यादातर चीज़ें होती है उनको सम्मिलित करते हैं। तो भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी एक बुक है वो भारतीय संविधान की है, तो उसमें ये भारत की शासन व्यवस्था की सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो देखो, भारतीय शासन व्यवस्था है उसमें भारत के शासन को संघात्मक शासन कहा गया है, संघीय शासन कहा गया है, क्योंकि भारत में आपके दोनों ही प्रकार की जो एकात्मक और संघात्मक दोनों ही प्रकार की विशेषताएं भारतीय शासन में मिलती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो इसको संघात्मक रूप जो है शांति काल में संघात्मक रूप ही इसका रहता है, इसलिए इसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। हालांकि कई विचारकों में जैसे आपके केसीवीआर है, केसीवीआर ने भारतीय शासन को, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघ की संज्ञा दी है कि भारत एक पूर्ण संघात्मक शासन वाला देश नहीं है, बल्कि भारत का संविधान कहे या शासन कहे ये एक अर्ध संघ है, क्योंकि इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों ही गुण पाए जाते हैं, दोनों ही विशेषताएं पाई जाती है। संघात्मक की बात यहाँ पर आ गई तो मैंने आपके संघात्मक का अर्थ होता है संघ यानी समूह। जिस शासन में राज्यों का समूह मिलकर के एक केंद्र सरकार बनाता है उसे संघीय शासन कहते हैं, जिनमें 2 स्तरों की या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें होती है। एक जैसे केंद्र स्तर की सरकार, दूसरी आपके
प्रांतीय स्तर की, यानी जिसको राज्य सरकार कहते हैं भारत में, प्रांतीय स्तर की सरकार, और इसके अलावा और भी स्तर हो सकता है। जैसे भारत में तीसरा स्तर है आपके स्थानीय सरकारें या नगरीय और ग्रामीण शासन की जो व्यवस्थाएं इकाइयाँ हैं। तो इस प्रकार एकात्मक सरकार की बात करें तो एकात्मक सरकार में जो आपके क्या होता है, एकात्मक शासन में क्या होता है कि देश में एक इस प्रकार की सरकार होती है और देश में राज्यों की या प्रांतों की कोई सरकारें नहीं होती है। और अगर सरकारें होती भी है तो उन सरकारों के पास में संविधान द्वारा शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है, अर्थात शक्तियों का विभाजन वहाँ के संविधान में नहीं होता है। केवल जो प्रांतों की सरकारें हैं वो अपनी शक्ति केंद्र सरकार से ही ग्रहण करती है और केंद्र सरकार के इच्छा अनुसार ही संचालित होती है और केंद्र सरकार के आशीर्वाद तक बनी रहती है। यानी केंद्र सरकार जब तक चाहे तब तक वो प्रांतीय सरकारें बनी रहती है, जब चाहे उनको हटा सकती है, बदल सकती है, वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। लेकिन संघात्मक शासन में ऐसा नहीं होता है। संघात्मक शासन में केंद्र और राज्य की जो सरकारें होती है वो अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होती है, अपने अपने इनके स्वतंत्र विषय होते हैं। विषयों का संविधान में जो आपके विभाजन होता है, केंद्र सरकार केंद्रीय विषयों पर जो है कानून निर्माण करती है, राज्य सरकार आपके प्रांतीय या राज्य विषयों पर कानून निर्माण का कार्य करती है। इन ऐसे संघात्मक शासन में जो राज्य सरकारें होती है उनको केंद्र सरकार जो है आपके हटा नहीं सकती, स्वेच्छा से बदल नहीं सकती और स्वेच्छा से जो है वो उनको किसी प्रकार का कोई आदेश देना चाहे तो वो आदेश भी नहीं दे सकती। कहने का मतलब ये कि संघात्मक शासन में प्रांतीय सरकारें केंद्र की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके पास में स्वयं की जो है शक्तियाँ होती है। तो भारत में भी संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है और भारतीय संविधान में देखो आपके, हालांकि संविधान में संघवाद शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया है और नई संविधान में भारत को एक संघीय शासन कहा है, बल्कि भारत को जो है आपके संघीय देश या संघीय राष्ट्र नहीं कहा है, बल्कि भारत को जो है आपके क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है। तो यहाँ पर भारत जो है आपके राज्यों का संघ है। भारत में आपके जो 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार एक राज्यों का संघ है और इस राज्यों के संघ में 2 स्तर की सरकारें आपकी है। एक केंद्रीय, जिसको भारत सरकार कहते हैं, केंद्रीय सरकार या भारत सरकार कहते हैं। दूसरी आपके राज्य या प्रांतीय सरकार कहते हैं, राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय विषयों पर जो है कानून निर्माण का या शासन का कार्य करती है। प्रांतीय सरकार संविधान में प्रांतीय सूची दी गई है, उसके विषयों पर कानून निर्माण का कार्य करती है ना। ये दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। केंद्र सरकार की बात करें तो सरकार के आगे चल करके 3 अंग है। प्रत्येक शासन की सरकार के भारत में 3 अंग है। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के भी 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य देखें अगर है तो व्यवस्थापिका का कार्य है कानून निर्माण करना, कानून निर्माण, और इसका कार्य कार्यपालिका का कानून लागू करना। और ये क्या करती है, कानूनों का पालन कराती है। कानूनों का पालन है कराना, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। शासन के 3 अंग है प्रत्येक स्तर की सरकार में। पहला अंग है शासन का व्यवस्थापिका, शासन का दूसरा अंग कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। ऐसे ही राज्य सरकार की बात करें तो या तो प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार में भी शासन के 3 अंग है। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये 3 अंग यहाँ पर हो गए शासन के। तो अब देखो आपके यही काम इनका है। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है राज्य सूची के विषयों पर, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका उनका पालन कराती है। हालांकि इनमें जो है जो स्तर होता है, स्तर के सदस्य अलग अलग होते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर व्यवस्थापिका में आपकी लोकसभा, राज्यसभा है, यहाँ पर आपके विधान परिषद और विधानसभा होगी वो, और कार्यपालिका में यहाँ पर राष्ट्रपति है, यहाँ पर राज्यपाल होगा। प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद की जगह मंत्रिपरिषद होती है, और तो वैसे सब वैसे होता है। तो देखो अब अपने यहाँ पर है व्यवस्थापिका कानून निर्माण करती है। व्यवस्थापिका के 2 सदन है वैसे, लोकसभा, राज्यसभा।
2 सदन, यानी इसके सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया है, एक लोकसभा के सदस्य, एक राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो पूरे भारत को निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया है, और पूरे भारत को निर्वाचन क्षेत्र में कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया आपके 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। 543 निर्वाचन क्षेत्रों में पूरे भारत को बांटा गया है। अब उन 543 क्षेत्रों से प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होकर के आता है, और जो निर्वाचित होकर के आता है वो सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जनता जो आपके जो वयस्क मतदाता है, 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके मतदाता है, वो क्या करते हैं, इन सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो इस प्रकार ये 543 सदस्य हैं आपके, ये पूरे भारत में, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश और आपके राज्य आते हैं अपने, इनसे जो है आपके 543 सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं, वो लोकसभा में बैठते हैं। राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, और इसमें इसके जो सदस्य होते हैं, हमारे राज्यों की जो विधान सभाएं होती है, व्यवस्थापिका का दूसरा जो प्रथम सदन है विधानसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। यहाँ पर कार्यपालिका में देखें तो केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है, केंद्र सरकार की कार्यपालिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है आपके इसकी परामर्शदात्री होती है। संविधान के अनुसार कि राष्ट्रपति को परामर्श, उसके कार्यों में परामर्श और सहयोग प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद की या जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। तो आपके कार्यपालिका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, और शासनाध्यक्ष होता है आपके प्रधानमंत्री। ये शासन का अध्यक्ष होता है, क्योंकि वास्तव में व्यवहार में तो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 53 में आपके कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन आगे चल करके 76 जो संविधान का अनुच्छेद 76 है, उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह से वह जो है अपने कार्यों को करेगा। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य होता है। इसका मतलब हो गया कि राष्ट्रपति के सारे कार्य वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है, इसलिए शासन संचालन करने का प्रमुख दायित्व है मंत्रिपरिषद का अपने। क्यों है? क्योंकि एक व्यवस्था अपने यहाँ पर यह भी है कि अपने यहाँ पर संसदीय शासन को अपनाया गया है, संसदीय शासन को अपनाया गया है। और संसदीय शासन में संसद क्या होती है आपके शासन के प्रति उत्तरदायी होती है, या शासन की शक्तियां संसद में नियुक्त होती है, यूँ भी कह सकते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि कार्यपालिका होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय शासन में कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति जो है आपके, तो राष्ट्रपति के कार्यों को प्रमुख रूप से मंत्रिपरिषद करती है, तो मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए शासन संचालन करने का जो दायित्व है वो मंत्रिपरिषद का है, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसलिए प्रधानमंत्री शासन का अध्यक्ष हुआ, इसलिए इसको शासनाध्यक्ष कहते हैं। तो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री, इन तीनों को मिलाकर के, हालांकि इनके अलावा और भी कुछ सदस्य होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये आपके राजनीतिक मंत्रिपरिषद है, ये राजनीतिक कार्यपालिका है, ये प्रमुख रूप से राजनीतिक कार्यपालिका, जिसको अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, तो ये राजनीतिक कार्यपालिका हो गई प्रमुख रूप से। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में आपके संसद की बात की गई है, और संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की व्यवस्था की गई है, और ये कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद का गठन होगा। तो अपने भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। और संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, ये 2 सदन, और राष्ट्रपति भी जो है आपकी क्या होता है? संसद का सदस्य होता है। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद संसद के सदस्य होते हैं कि नहीं होते? तो देखो, प्रधानमंत्री के लिए योग्यता है कि वो जो है आपके लोग संसद का सदस्य होना चाहिए, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए।
मंत्रिपरिषद के लिए भी यही है कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य, जो भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, यानी संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर संसद का सदस्य उस समय नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे क्या करना पड़ता है, संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। अगर 6 महीने में वो संसद की सदस्यता नहीं ले पाता है तो वो अपने पद से पदच्युत समझा जाता है। तो ये थी आपके, इन दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका हमारे भारत में जो है आपकी संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का स्पष्ट विभाजन नहीं है, स्पष्ट विभाजन नहीं है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और जो है आपके कार्यपालिका भी सदस्य होते हैं। तो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सहित जो है इनको सबको संसद का सदस्य माना गया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तो वैसे भी लोकसभा में निर्वाचित होकर के आते हैं या राज्यसभा से निर्वाचित होकर के तो या तो राज्यसभा के या लोकसभा के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति हालांकि लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी विधि निर्माण में, कानून निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इसको संसद का सदस्य हमारे संविधान में माना गया है। अब आती है हमारी संसद को बताई दिया मैंने आपके कि इसमें जो कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका है हमारे सम्मिलित है, इनको संयुक्त रूप से संसद कहते हैं। और मैंने बताया था आपके कि संसद में कौन कौन सम्मिलित है, लोकसभा, राज्यसभा सदन, और उसके बाद में दोनों सदनों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, राष्ट्रपति। ये अब आती है आपके लोकसभा राज्यसभा की। तो लोकसभा के बारे में बताई दिया मैंने कि लोकसभा की जो वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी है, 545 तो है वर्तमान में सदस्य संख्या। अधिकतम कितनी हो सकती है, हो सकती है वो 552 हो सकती है। और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या वर्तमान में 245 है, वर्तमान में सदस्य संख्या 245 है। अधिकतम कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। यह अब देखो आपके इसके सदस्य होते हैं, वो प्रत्येक सदस्य जो है आपके भारतीय जनता द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का सदस्य भारत के जो वयस्क मतदाता होते हैं प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं, और आपके प्रत्येक क्षेत्र से उम्मीदवार खड़े होते हैं। आपने चुनावों में भाग लिया होगा 2019 के में, आपने हालांकि मतदान नहीं किया हो लेकिन फिर भी जो है चुनाव प्रक्रिया को देखा होगा। तो यहाँ पर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक सदस्य जो है उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन जिसको ज़्यादा बहुमत मिलेगा, ज़्यादा वोट मिलेंगे, वही क्या होता है, निर्वाचित होता है। अपने यहाँ पर साधारण बहुमत प्रणाली है कि साधारण तौर पर जिसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वही निर्वाचित हो जाता है। तो साधारण निर्वाचन प्रणाली के कारण जो है आपके जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही, चाहे अन्य सबके विरोधियों के जोड़े तो उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनमें सब में अलग अलग देखें तो उसके ज़्यादा वोट होने पर। तो देखो आपके लोकसभा के सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसको जनप्रतिनिधि सदन भी कहते हैं। तो ये सदन जो है आपके लोकसभा जनता का, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कौन सा सदन करता है, लोकसभा करता है, क्योंकि भारत की जनता द्वारा ही इनकी जो है ये प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और इसको जो है आपके लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि जनता द्वारा जो चुने हुए सदस्य हैं वो इस सदन में बैठते हैं, और जनता किसको नियुक्त करेगी, किसको चुनेगी, किसको वोट देगी, किसको विजयी बनाएगी, जो अपना प्रिय होगा, है ना। इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि जनता के प्रिय सदस्य बैठते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद में देखो इसे जो लोकसभा है उसको हमें प्रथम सदन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास में वास्तविक जो शक्तियां हैं, शासन की जो शक्तियां हैं, शासन को नियंत्रण करने की शक्तियां हैं, शासन का उत्तरदायित्व है, वो लोकसभा को दिया गया है। इसलिए ये संसद का प्रथम सदन है, प्रथम सदन है। अगर इसके जो सदस्य होते हैं वो 5 साल से या मध्यावधि चुनाव, बीच में चुनाव हो जाते हैं, जल्दी भंग हो जाती है लोकसभा, तो जो है इसके सदस्य नए भी निर्वाचित होकर के आ सकते हैं। और इसमें जो सदस्य होते हैं वो बिना अनुभव वाले भी कई बार आ जाते हैं, जिनको शासन का कोई अनुभव नहीं है लेकिन निर्वाचित होकर के आ गए। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं। शासन का कम ज्ञान होने के कारण मैंने ये भी बताया था आपकी कि लोकसभा एक ऐसा सदन है जिसको क्या किया जाता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है आपके,
कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसका मतलब ये हो गया है कि इसकी जो आयु है, इसके सदस्य जो रहते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, उससे लंबे समय के लिए नहीं रह सकते। और ये सारे सदस्य एक साथ चुने जाते हैं और एक साथ ही जो है ये क्या होते हैं, पद से हटते हैं, यानी कि लोकसभा भंग हो सकती है। तो इसको क्या कहेंगे, अस्थायी सदन कहेंगे। जैसे ही इनके सदस्यों का चुनाव जो आपके एक साथ होता है, चाहे चरण अलग अलग हो सकते हैं, 2 चरणों में, 3 चरणों में। भारत एक विशाल देश है और विशाल देश होने के कारण लोकसभा के जो क्षेत्र हैं आपके 543 क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं होता है। इतनी जो आपके सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, इसलिए इसके अलग अलग चरणों में 2, 3, 4, 5 चरणों में जो है चुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन इन सभी सदस्य एक साथ बैठक करते हैं। प्रथम बैठक होती है तो वो सारे सदस्य निर्वाचित होते हैं, वो एक बार साथ बैठते हैं, एक साथ बैठक होती है, सभी सदस्य एक साथ उपस्थित होते हैं और 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है। और 5 साल में एक साथ ही 5 साल पूरे होते ही सारे सदस्य एक साथ हट जाते हैं। तो जब सारे सदस्य हट जाते हैं तो लोकसभा में कोई कार्य करने वाला नहीं रहता है, उसका कार्य बंद हो जाता है। फिर नए सदस्य चुन करके आएंगे तो ही जो है लोकसभा संचालित होगी। तो ये जो आपके एक साथ हटने का मतलब हो गया, भंग हो गई, तो लोकसभा भंग हो जाती है। जिस समय भंग हो जाती है तो इसको हम स्थायी सदन नहीं कह सकते। स्थायी सदन उसको कहेंगे जो लगातार चालू रहता है, कोई ना कोई सदस्य उसमें काम करते रहते हैं, सदस्य बने रहते हैं, अड़ते नहीं है, है ना। कुछ सदस्य चाहे संख्या में कुछ सदस्य हट गए तो बाकी के शेष बने रहें तो भी जो है वो स्थायी सदन कहलाता है। लेकिन यहाँ सारे सदस्य एक साथ हट जाते हैं तो इसको अस्थायी सदन कहते हैं। इधर दूसरा देखें, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका निर्वाचन जो है आपके क्या होता है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, इसलिए ये जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्य प्रतिनिधि सदन हो गया ये, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये देखो आपके वो प्रथम सदन है तो ये द्वितीय सदन हो गया, राज्यसभा द्वितीय सदन है। ये निम्न सदन है तो ये क्या हो जाएगा, उच्च सदन हो जाएगा। उच्च सदन आपके उच्च सदन क्यों है कि इसके सदस्य जो होते हैं वो आपके शासन के बारे में जानकारी रखते हैं, वरिष्ठ होते हैं। इसके अलावा इसमें राष्ट्रपति भी क्या करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है, जो कला, समाज सेवा, साहित्य, है ना, आपके जो इतिहास, कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, इनके बारे में क्या करते हैं, विशेष क्षेत्र के बारे में जो आपकी जानकारी रखते हैं और उनको ज्ञान होता है। ये सारे के सारे सदस्य इसमें चुने जाते हैं ताकि उनके ज्ञान का लाभ देश को मिल सके। तो इस कारण भी ये क्या होता है, वरिष्ठ होता है, शासन के जानकार होते हैं इसमें। तो इसलिए भी इसको वरिष्ठ उच्च सदन या वरिष्ठ सदन कहा जाता है। और फिर जो है आपके ये स्थायी है तो इसको स्थायी सदन कहते हैं। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि इसके 245 जो सदस्य हैं वो सारे सदस्य एक साथ जो है ये हटते नहीं है कार्य से, एक साथ सब जो है कार्य से नहीं हटते, अर्थात उनका कार्यकाल एक साथ समाप्त नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष से क्या होते हैं, आपके पदमुक्त होते रहते हैं, यानी पद से हटते रहते हैं और नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। नए सदस्य निर्वाचित होते हैं, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष से निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना हो गया, यहाँ पर राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, प्रति सदस्य होता है कार्यकाल, प्रति सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो सदस्य का कार्यकाल होता है प्रति सदस्य का 6 वर्ष कार्यकाल। और ये जो आपके 1/3 सदस्य जब निर्वाचित पद छोड़ देते हैं या पद से हट जाते हैं और उनके स्थान पर नए निर्वाचित होते हैं, उस समय तक 2/3 सदस्य यहाँ पर क्या करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। इसलिए ये सदन स्थायी है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो संसद का कौन सा सदन अस्थायी है या भंग हो सकता है, लोकसभा भंग हो सकती है और राज्यसभा स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं किया जा सकता, कभी भंग नहीं होता। ये थी आपके केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में या भारत सरकार की शासन छोटी सी मुख्य रूप में बातें। कार्यपालिका के बारे में बता ही दिया मैंने, राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है, मंत्रिपरिषद जो है कार्यपालिका में आती है
और अगर भारतीय न्यायपालिका की बात करें तो अपने यहाँ पर इकहरी न्यायपालिका है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही सभी न्यायालय आते हैं। तो यहाँ पर न्यायपालिका में कौन आएगा? सर्वोच्च न्यायालय आएगा, है ना, सर्वोच्च न्यायालय आता है। राज्यों की बात करें तो राज्यों में देखो आपकी राज्यों में भी व्यवस्थापिका है। हालांकि राज्यों की व्यवस्थापिका में व्यवस्था की गई है हमारे कि राज्य व्यवस्थापिका में एक सदन भी हो सकता है और दो सदन भी। कुछ राज्यों में आपके दो सदन है और बाकी जैसे राजस्थान में देखें तो एक ही सदन है। जिन राज्यों में दो सदन है वहाँ पर एक तो जो है आपके विधानसभा है, प्रथम सदन है, और दूसरा विधान परिषद है। यहाँ पर देखिए कार्यपालिका में, तो कार्यपालिका में कार्यपालिका अध्यक्ष राज्यपाल होता है, ये कार्यपालिका अध्यक्ष है आपके। दूसरा आपके मुख्यमंत्री होता है और इसकी मंत्रिपरिषद है, एवं मंत्रिपरिषद ये आपकी राज्य की कार्यपालिका होती है। न्यायपालिका में आपके सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय न्यायालय उसमें आ गया सरकार में, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय आ जाएगा। उच्च न्यायालय ये न्यायपालिका में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर काम वही है, व्यवस्थापिका कानून निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों का पालन कराती है। यहाँ पर वही जो है आपके जिस प्रकार की संसदीय शासन व्यवस्था केंद्र में अपनाई गई है वैसे ही संसदीय शासन व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई है। और संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने से आपके व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं कार्यपालिका के सदस्य, यानी कार्यपालिका भी व्यवस्थापिका से ही होती है। और इनको दोनों को संयुक्त रूप से जो है आपके हमारे राज्यों में प्रांतीय व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल क्या कहा जाता है? विधानमंडल कहा जाता है। तो ये जो आपके मुख्यमंत्री है उसके लिए भी जरूरी है कि वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए भी जरूरी है कि विधानसभा या मंत्रिपरिषद वो विधान परिषद का सदस्य हो। और जिन राज्यों में केवल विधानसभा ही है तो उनके लिए जरूरी है कि वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानसभा के सदस्य होने चाहिए। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी क्या किया गया है? विधानमंडल का सदस्य या अंग माना गया है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि व्यवस्थापिका के दो सदन है यहाँ पर राज्यों में, तो अपने भी देखो हालांकि राजस्थान में जो आपकी एक ही सदन है, लेकिन जिन राज्यों में जो आपकी दो सदन है तो यहाँ पर एक तो आ गया विधानसभा और दूसरा क्या हो गया? विधान परिषद होगा। दूसरा सदन विधान परिषद है। विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात करें तो विधानसभा के सदस्य जो है एक राज्य जैसे राजस्थान की विधानसभा है तो राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं। तो 200 सदस्य राजस्थान को 200 क्षेत्रों में बांट दिया और प्रत्येक क्षेत्र क्या कहलाएगा? विधानसभा क्षेत्र कहलाएगा। विधानसभा क्षेत्र, एक विधानसभा क्षेत्र से केवल एक ही सदस्य का निर्वाचन होता है। और जिस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र की जनता जो है अपने जितने भी प्रतिनिधि उम्मीदवार खड़े होते हैं, प्रतिनिधि खड़े होते हैं, उनमें से एक को जिसको भी ज़्यादा मत मिलते हैं, वोट मिलते हैं, वो क्या होता है? निर्वाचित हो जाता है। तो ये विधानसभा क्षेत्र है आपके। विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक खड़ा होता है और वो एक व्यक्ति उम्मीदवार जो है आपके विजयी होकर के इसमें जाता है विधानसभा में। और विधानसभा का सदस्य जिसको आप एमएलए कहते हैं, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य। तो यह जो आपके जिस प्रकार लोकसभा के सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं वैसे ही विधानसभा का जो सदन है राज्यों का वो राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको वही नाम है लोकसभा वाले इसको भी दिए गए हैं, जनप्रतिनिधि सदन है। सदन है और इसमें जनता के सदस्य निर्वाचित होते हैं। जनता जिन लोगों को पसंद करती है उन्हीं को मत देती है, इसलिए इसको जो आपके लोकप्रिय सदन भी कहते हैं।
इसके अलावा इसे जो आपके प्रथम सदन भी कहते हैं, और ये जो आपके निम्न सदन भी है, और उसके समान ये अस्थायी सदन भी है। ये भी जो है आपके विधानसभा भी भंग हो सकती है। वो भंग हो सकती है क्या? इसको भी भंग किया जा सकता है। जो है आपके राष्ट्रपति वो राज्यपाल भी जो है वहाँ पर लोकसभा को भंग करने का समय से पूर्व 5 वर्षीय कार्यकाल से पूर्व जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसे 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व भी इसको भंग कर सकता है। वैसे विधानसभा को भी जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की परामर्श से जो है आपके राज्यपाल क्या कर सकता है, 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। वैसे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो स्वतः ही भंग हो जाती है। तो ये सदन भंग होने वाला सदन है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। यहाँ पर विधान परिषद है उसी के समान आपके राज्यसभा के समान ही है। इसके जो है आपके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष के बाद में निर्वाचित होते हैं, और इनका कार्यकाल प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल वही 6 वर्ष है यहाँ पर भी। और ये भी जो आपके जिस प्रकार राज्यसभा के नाम है वैसे इसके भी नाम है। ये जो आपके राज्यों का, हालांकि इसका राज्य प्रतिनिधि सदन है ये, लेकिन ये राज्य प्रतिनिधि सदन नहीं आएगा क्योंकि विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन है जो है राज्य की विशेष एक निर्वाचन मंडल होता है, उस निर्वाचन मंडल द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर केवल ये छोड़ करके बाकी दूसरा जैसे द्वितीय सदन है, तो ये राज्यों का द्वितीय सदन है आपके। ये जो आपके उच्च सदन है वो केंद्र का उच्च सदन है, ये राज्यों का भी उच्च सदन है, स्थायी सदन है। तो विधान परिषद स्थायी सदन भी है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके इसके सदस्य 1/3 सदस्य ही प्रति 2 वर्ष से कार्य छोड़ते हैं, और बाकी जो है 2/3 सदस्य जो है कार्य करते रहते हैं। जिस समय 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है उस समय 2/3 सदस्य कार्य करते रहते हैं। वरिष्ठ सदन भी कहते हैं इसे कहते हैं। तो ये जो आपके राज्य शासन व्यवस्था है, इसके बाद में आपकी न्यायपालिका आ गई, और न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय जो आपके राज्य सरकार के अधीन आते हैं। तो ये आपके मोटे तौर पर केंद्र और प्रांतीय शासन व्यवस्था थी, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये हर समय आपके जो है दिमाग में होनी चाहिए। जिस समय आप राजनीति विज्ञान की पुस्तक या संविधान के बारे में पढ़ें तभी जो है आपके ये सारा याद रहेगा। और ये जो आपके सामान्य चीज़ें हैं ये जानना ज़रूरी है भारतीय संविधान को समझने के लिए, जानने के लिए। और अगर भारतीय सरकार के बारे में, शासन के बारे में हम जान पाएंगे तभी संविधान के बारे में जान पाएंगे। तो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है, संविधान और शासन। एक ही संविधान से ही शासन का निर्माण हुआ है और संविधान के अनुसार ही शासन का संचालन होता है। इसलिए इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। आप इनको एक बार देखना, याद करना।